हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मनोविज्ञान के अंतर्गत जो दूसरी यूनिट आती है उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा था संवेगात्मक बुद्धि का चल रहा था। संवेगात्मक बुद्धि को हमने समझा, बुद्धि लब्धि को भी समझा, उसके सूत्र को भी हमने देखा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो मॉडल आते हैं, एक सेल्वी का मॉडल था, एक डैनियल गोलमेल का मॉडल था, इन दोनों को हमने समझने का प्रयास किया। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि संवेगात्मक बुद्धि में आखिर क्या क्या दक्षताएं होनी चाहिए, संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता क्या है, आपके नॉर्मल जिंदगी में क्या उपयोगिता होती है, शासन में क्या उपयोगिता होती है, साथ ही साथ प्रशासन में इसकी क्या उपयोगिता होती है। इसके बाद संवेगात्मक बुद्धि को आखिर वास्तव में सीखा कैसे जाता है, आप कैसे इसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, या किसी व्यक्ति को यदि संवेगात्मक बुद्धि से परिपूर्ण करना है तो वह कैसे किया जा सकता है। तो यह हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक क्या है? संवेगात्मक बुद्धि के दक्षता के क्षेत्र। आखिर किस तरीके से हम या कौन कौन सी दक्षताएं संवेगात्मक बुद्धि में होना चाहिए, या जिस व्यक्ति में संवेगात्मक या भावनात्मक बुद्धि हो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसमें आता है कि सबसे पहले अपनी भावनाओं और संवेगों से परिचित होना चाहिए। संवेगात्मक बुद्धि का ही सबसे प्रमुख सूत्र वाक्य कहा जाए तो यही होता है कि वह व्यक्ति जो अपनी भावनाओं से परिचित होता है, जो स्वयं के विषय में जानता है, उसके अंदर संवेगात्मक बुद्धि परिपूर्ण मात्रा में पाई जाती है। अर्थात सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अपनी भावनाओं को, अपनी संवेगों से परिचित होना होगा। और ये कैसे होगा? जब आप स्वयं के संबंध में जागरूक होंगे। जब तक आप स्वयं के संबंध में जागरूक नहीं होंगे तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी कमियां हैं। उन कमियों को हमें कैसे दूर करना है और एक अच्छा नागरिक बनकर इस राष्ट्र की सेवा करना है। तो यह कब होगा? जब आप अपने विषय में या अपने बारे में सही तरीके से जानेंगे। और जब आप अपने विषय के बारे में जान जाएंगे तो यह भावनाओं, संवेगों से परिचित होने पर उनका बेहतर प्रबंधन करने में क्या करेगा? आपकी मदद करेगा। आप जब भी निर्णय लेंगे, आप जब भी वार्तालाप करेंगे, आप जब भी अभिव्यक्ति करेंगे तो उसमें यह आपका बहुत अधिक महत्व देगा। दूसरा होता है अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने में। जब आप कभी वार्तालाप करते हैं तो वार्तालाप करते वक्त आपके जो संवेग होते हैं उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी तीव्रता कैसी है, इन सभी पर नियंत्रण रखना, संवेगों पर नियंत्रण रखना, उनका मैनेजमेंट करना, यदि ये आपको आता है तो यह भी क्या है? संवेगात्मक बुद्धि के गुण के अंतर्गत ही इसे शामिल किया जाता है, उसकी दक्षता के अंतर्गत ही आता है। स्वयं का हौसला बनाए रखना। स्वयं का हौसला बनाए रखना मतलब बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कोई भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बार बार आपके सामने कई कठिन समस्याएं आती हैं, समय ज़्यादा लगता है, आपका धैर्य आप खोने लगते हैं। तो उस समय आपको अपने अंदर अपने हौसले को बनाए रखना होगा। और जब आप अपने हौसले को बनाए रखते हैं तो यह भी क्या होता है? संवेगात्मक बुद्धि को परिभाषित करता है। अर्थात अपने हौसले को बनाए रखना संवेगात्मक बुद्धि की दक्षता के अंतर्गत आता है। दूसरों की भावनाओं को समझना। पहले पॉइंट में तो हमने अपने आप को समझ लिया, लेकिन जब कभी आप अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति पर अभिव्यक्त करते हैं या किसी के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, मधुर संबंध बनाना चाहते हैं, किसी से अपना काम निकलवाना चाहते हैं, अपना काम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना होगा, आपके अंदर जो भावनाएं उनका नियंत्रण करना होगा। साथ ही साथ आपको सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को भी समझना होगा कि सामने वाले व्यक्ति की मन स्थिति कैसी है, वह क्या सोच रहा है, वह क्या चाहता है, उसके अंतर मन में क्या बातें चल रही हैं। अर्थात यही बातें हैं कि संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा दूसरे की भावनाओं को समझकर उसके अनुरूप प्रबंधन का प्रयास करना चाहिए। हमें उस तरीके से बातें करनी चाहिए, उस तरीके से संवेग करना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे, उसके आत्म सम्मान को ठेस ना पहुंचे। इस संदर्भ में संवेदनशीलता की को एक प्रमुख अंतर्वैयक्तिक गुण के रूप में माना जाता है। अर्थात आपको हर समय संवेदनशील बने रहना चाहिए। संबंध निर्वाह, यह भी बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। अर्थात दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने का कौशल मुख्य रूप से दूसरे की भावनाओं एवं संवेदनाओं को समझने व उनका सम्मान करने की हमारी योग्यता पर निर्भर करता है।
संबंध निर्वाह आप कब अच्छे से कर पाएंगे? जब आप सामने वाले की भावनाओं को समझेंगे, उसके अनुरूप ही आप ऐसी प्रतिक्रिया करेंगे कि सामने वाले व्यक्ति आपकी बातों को स्वीकार कर सकें, आपकी बातों के अनुसार चल सकें और आप जो भी कार्य उनसे कराना चाहते हैं वह कार्य वह करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी होता है आप उनकी भावनाओं को समझें, उनका सम्मान करें और उनकी भावनाओं के अनुरूप आप भी अपना कार्य करें। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों से संबंध निर्वाह करने तथा एक टीम के रूप में कार्य निष्पादित करने में EQ मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंसी, जिसे संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है, उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि जब तक आपके अंदर संवेगात्मक बुद्धि नहीं होगी, भावनात्मक बुद्धि नहीं होगी, आप लोगों की भावनाओं से परिचित नहीं होंगे, आप अपनी विशेषताओं से परिचित नहीं होंगे और आप इस तरीके का संवाद नहीं कर पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी अभिव्यक्ति से बहुत ही अभिप्रेरित हो जाए। अर्थात जब आपके अंदर इस तरीके की भावनाएं जन्म ले लेती हैं, इस तरीके का एक उत्साहपूर्ण वातावरण बन जाता है कि आप जो भी बोलें सामने वाला उसे शब्दशः स्वीकार कर ले। तो ये किसके कारण होता है? ये इमोशनल इंटेलिजेंसी के द्वारा ही होता है। और एक प्रशासक को, आपको पता है, जनता के बीच में काम करना होता है, अर्थात इस गुण का उसके अंदर होना बहुत ही जरूरी होता है। आइए हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि की प्रशासन के क्षेत्र में क्या उपयोगिता होती है। आखिर संवेगात्मक बुद्धि प्रशासन के क्षेत्र में क्या योगदान देता है, इससे प्रशासन को क्या क्या फायदे होते हैं। उससे पहले हम प्रशासन को समझ लेते हैं। यदि प्रशासन की आपसे प्रकृति पूछी जाती है तो इसकी प्रकृति होती है स्वीकारात्मक और कार्यात्मक। स्वीकारात्मक और कार्यात्मक का मतलब होता है कि उसको जो निर्देश दिए जाते हैं वह उन्हें स्वीकार करता है और उन्हीं निर्देशों के आधार पर क्या करता है? कार्य करता है। तो क्या कहलाता है? प्रशासन की प्रकृति कहलाता है। चलिए उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो सिविल सेवक होता है उसका उत्तरदायित्व निर्वहन में और कार्य निष्पादन करने में जो इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है, जो संवेगात्मक बुद्धि होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस प्रकार से भूमिका निभाती है? तो प्रशासन में बढ़ते तनाव को कम करने में तथा भावनाओं के प्रबंधन करने की क्षमता बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको पता है कि प्रशासन के क्षेत्र में तनाव बहुत अधिक होता है। राजनीतिक तनाव होता है, कार्य का तनाव होता है, सामाजिक तनाव होता है, सामाजिक जो समस्याएं आती हैं उनको निपटाने का तनाव होता है। अर्थात पूरी जो जिंदगी है तनावपूर्ण हो जाती है। और इस तनाव से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य कौन करता है? तो संवेगात्मक बुद्धि करती है। दूसरा, भावनाओं के प्रबंधन में आप कभी कभी ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं जहां पर आपको जो भावनाएं आप अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं उनकी प्रकृति आपको कुछ और रखनी थी, लेकिन क्रोधवश आप प्रकृति कुछ और रख लेते हैं। तो उसका जो तीव्रता है वो कुछ और रखनी थी, लेकिन आप क्रोधवश उसकी तीव्रता कुछ और रख लेते हैं। तो इन तीव्रता को, इस प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए, उस समस्या को, उस समय को नियंत्रित करने के लिए आपके लिए इमोशनल इंटेलिजेंसी या संवेगात्मक बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए यदि आप में इमोशनल इंटेलिजेंसी भरी हुई है, आप संवेगात्मक भावनात्मक बुद्धि के तहत कार्य करते हैं, आप सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं, आप अपने आप से पूर्णतः परिचित हैं, आपको पता है कि आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, आप इस तरीके से वार्तालाप करते हैं कि सामने वाला सम्मोहित हो जाता है या आपकी बातों से सामने वाले को कष्ट पहुंचता है, तो आप क्या करेंगे? जिस चीज़ों से कष्ट पहुंचता है उन चीज़ों को कम करेंगे और जिन चीज़ों से सामने वाले पर प्रभाव अधिक होता है वो काम ज़्यादा करेंगे। और जब इस तरीके से आप संबंध बनाते हैं अपने अधीनस्थ कर्मचारी के साथ, तो अधीनस्थ कर्मचारी सशरीर संपूर्ण मनोभाव से आपका क्या करता है? सहयोग करता है। स्टाफ के साथ अच्छे संबंध बनाने में, स्टाफ में क्या होता है? आपको एक साथ कार्य करना होता है, सबके साथ मिलजुल कर कार्य करना होता है। और आप मिलजुल कर कार्य तभी कर पाएंगे जब आप में भावनात्मक बुद्धि की मात्रा बहुत अधिक होगी। यदि आप में भावनात्मक बुद्धि नहीं है, आप सिर्फ बुद्धि लब्धि से काम करते हैं, आप सिर्फ तर्क पे बात करते हैं, आप संबंध बनाने में विश्वास नहीं करते, तो एक समय आएगा जब स्टाफ के लोग आपका समर्थन करना बंद कर देंगे, आपसे चिड़चिड़ा व्यवहार करना प्रारंभ कर देंगे। और यदि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी का भाग बहुत ज़्यादा है तो लोग आपका समर्थन करेंगे, आपका सहयोग करेंगे और आपके कार्यों में दिन रात लगकर आपकी सहायता करेंगे। जैसे कि अब इसके लिए करना क्या होगा?
इमोशनल इंटेलिजेंसी को बढ़ावा देने के लिए अधीनस्थों के साथ समानता के स्तर पर बातचीत करना होगा, उन्हें अपनी बात कहने का मौका देना होगा या बात कहने के लिए प्रोत्साहन करना होगा। देखिए क्या होता है, जब कभी आप स्टाफ में काम करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे अधिकारी होते हैं, छोटी रैंक पर होते हैं, वो भी कभी कभी ऐसे विचार अपने मन में सोच लेते हैं जो आपके या आपके यहाँ पर जो बहुत बुद्धिमान लोग बैठे होते हैं, जो मैनेजमेंट संभालते हैं, उनके मन में भी नहीं आ पाते। और आप क्या करते हो कि यदि सामने वाले को मौका ही नहीं देते अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का, तो वो आइडियाज़ वहीं दबे रह जाते हैं, वो सहयोग करने की भावना ही अपने अंदर नहीं लाता। और यदि उसको लगता है कि नहीं, ये जो उच्च अधिकारी है मेरी बातें सुनता है, किसी की भी बातें सुनता है, और यदि इसको आइडिया दिया जाएगा और आइडिया सही लगेगा तो उसको मानेगा भी, और इस तरीके का यदि आप व्यवहार करते हैं तो जो छोटा अधिकारी है वो भी आपको सहयोग करेगा। कर्मचारियों के निजी सुखों दुखों में इस तरह से सहभागी होना कि वे गहरी प्रतिबद्धता महसूस करें। देखिए क्या होता है कि जब कभी जो उच्च अधिकारी होता है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ यदि अंतर संबंध बना लेता है, उनके सुखों दुखों में, उनके त्योहारों में शरीक होता है, तो लोगों को लगता है कि यह अधिकारी में घमंड नहीं है, इसमें ईगो नहीं है, यह व्यक्ति हमारे जैसा है। और जब हमारे विषय में इतना ज्यादा सोचता है तो वह हर संभव प्रयास करेंगे आपका सहयोग करने के लिए। तो यदि स्टाफ के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं तो पहला क्या है, सभी को अभिव्यक्ति का मौका देना चाहिए। सभी के सुखों दुखों में आपको समान रूप से शामिल होना चाहिए। उग्र स्थिति को शांत करने में, उग्र स्थिति यदि है, यदि आप सामने वालों की भावनाओं को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो इस स्थिति को कैसे समझ पाएंगे? तो यदि आप उस स्थिति को ही नहीं समझेंगे तो फिर उसको नियंत्रित कैसे कर पाएंगे? ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यदि आप सामने वाले की स्थिति को समझ लेते हैं, उस परिस्थिति को समझ लेते हैं, उस दंगे का स्वरूप समझ लेते हैं, उस उग्रता की स्थिति को समझ लेते हैं, तो उस उग्रता को आप शांत करने में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि सटीक स्तर पर समझना कि उग्रता का वास्तविक स्तर कितना है और कितनी मात्रा में अभिव्यक्ति बनावटी है, क्योंकि कभी कभी जो दंगे होते हैं उसमें कुछ लोग बनावटी होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वास्तव में पीड़ित होते हैं। तो आपको ये समझना होगा, लेकिन ये कब समझेंगे? जब आप उस उग्र स्थिति को समझ सकेंगे। अपनी अभिव्यक्तियों पर कठोर नियंत्रण रखना ताकि ऐसी कोई बात ना निकले जिससे समस्या और उग्र हो जाए। जब कभी दंगे की स्थिति होती है तो वहां पर क्या होता है, आपको वार्तालाप करना होता है, आपको ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं जो वहां पर शांति का माहौल बना सके। वहां पर आपको अभिभाषण भाषण भी करना पड़ता है, लोगों के समक्ष अपनी बातें भी रखनी होती हैं। तो वहां पर आप में यदि इमोशनल इंटेलिजेंसी नहीं होती है तो आप उस उग्रता को और बढ़ा देंगे, और यदि आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंसी संवेगात्मक बुद्धि होती है तो आप इस तरीके से वार्तालाप करेंगे कि वह उग्रता बढ़े ना, वह उग्रता का जो स्तर है वह धीरे धीरे शांत हो जाए, लोगों में मधुरता के संबंध बढ़े, लोग उस उग्रता को शांत करने में आपका समर्थन करें। स्वयं को तथा दूसरों को अभिप्रेरित करने में इमोशनल इंटेलिजेंसी का बहुत बड़ा गुण होता है, खुद को तो स्वयं को तो अभिप्रेरित करती है, आत्म अभिप्रेरणा का गुण तो लाती है, साथ ही साथ जब आप खुद अभिप्रेरित होते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के लिए आप आइकॉन बनकर उभरते हैं, अर्थात आपको देख देख कर वो भी व्यक्ति अभिप्रेरित होने लगते हैं। और जब कभी वह व्यक्ति चिंता की स्थिति में, कुंठा की स्थिति में पहुंच जाता है तो आप में यदि इमोशनल इंटेलिजेंसी का गुण है तो आप क्या करेंगे, उसको और अभिप्रेरित कर सकते हैं, उसको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में जातिगत या सांप्रदायिक तनाव बहुत ऊंचे हों या बढ़ रहा हो तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, वहां के प्रशासकों पर यह विशेष दायित्व होता है कि वे सभी समूहों के साथ मैत्री का भाव बनाए रखें, चाहे उनकी व्यक्तिगत आस्था किसी एक के साथ हो। अपनी भावनाओं पर कठोर नियंत्रण रख सकने वाले व्यक्ति ही ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन चला सकते हैं। समझने का प्रयास करना, जिन क्षेत्रों में जब भी जातिगत या सांप्रदायिक तनाव होते हैं वहां पर कोई दो पार्टियां होती हैं, मान लीजिए ए और बी दो पार्टियां हैं, आप एक प्रशासक हैं, वहां आपको नियंत्रण की स्थिति लानी है। आपको पता है, आप चाहते हैं कि ये वाला समूह आपकी जाति का, आपके धर्म का, आपके संप्रदाय का है, आप इसका समर्थन करते हैं, लेकिन यदि आपको वहां पर उस तनाव को रोकना है तो आपको क्या है, दोनों को समान महत्व देना होगा। आपका भले ही पक्ष किसी एक और हो, लेकिन आपको क्या है, वहां पर शांति बहाल करनी है तो आपको दोनों को समान महत्व देना होगा। और समान महत्व आप कब दे पाएंगे, जब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी का गुण विद्यमान होगा। क्या होगा,
इमोशनल इंटेलिजेंसी का गुण विद्यमान होगा। चलिए अब हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि की शासन में क्या उपयोगिता है। प्रशासन में तो हमने देखा प्रशासन में क्या था, कार्य कर रही थी। अब बात करते हैं शासन में। तो ध्यान रखना जो जो भी विशेषताएं प्रशासन में थी वही शासन में भी होती हैं, है ना। भावनात्मक बुद्धि के सिविल सेवा में प्राप्त होने वाले सारे लाभ राजनीति में भी या शासन में भी होते हैं। अर्थात तनाव को दूर करता है, सहयोग प्राप्त करता है, अपने अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त करता है। तो यह तनावपूर्ण वातावरण को कम करने में मदद करता है, सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में मदद करती है। कौन करती है? संवेगात्मक बुद्धि करती है। इसके अलावा भी शासन में यह कुछ कार्य और करती है अलग से। कौन कौन से कार्य करती है? जैसे कि यह विभिन्न दबाव समूहों के दबावों का प्रबंधन करती है। जब आप राजनीति में होते हैं तो बहुत सारे दबाव समूह होते हैं जो अपना कार्य निकलवाने के लिए शासन पर, प्रशासन पर क्या करते हैं? दबाव बनाते हैं। तो उस स्थिति से निकलने में इमोशनल इंटेलिजेंसी या संवेगात्मक बुद्धि रामबाण की तरह कार्य करती है। सामाजिक परिवर्तन इस तरह से लाने में ताकि सामाजिक समूहों में तनाव कम हो बल्कि परिवर्तन अधिक हो, इसमें भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप में इमोशनल इंटेलिजेंसी की मात्रा अधिक है तो आप निर्णय इस तरीके से लेंगे ताकि लोग उसे नकारने की बजाय उसे स्वीकार करें। जैसे कि एक समान नैतिक संहिता वाला उदाहरण है, यहां पर लिखा हुआ है। जैसे कि एक समान नैतिक संहिता, एक समान नैतिक संहिता में क्या होता है? सभी के लिए समान नियम बनाए जाते हैं, समान कानून होते हैं। यदि इसको आपको किसी राज्य में लागू कराना है और आप एक साथ लागू करा देते हैं तो लोग क्या करेंगे? उसे स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। लोग अपने अपने धर्मों का क्या ले लेंगे? उदाहरण ले लेंगे कि हमारे धर्म में तो ये लिखा है, हमारे धर्म में ये लिखा है, हम अपने धर्मों के अनुसार चलेंगे, हम इस समान नैतिक संहिता का पालन नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप इसे टुकड़ों टुकड़ों में धीरे धीरे पास कराते हैं, दूसरा इसे थोपने की बजाय इसे एक वैकल्पिक विषय के रूप में यदि उपस्थित कराते हैं कि आप चाहें तो इसे स्वीकार कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई जबरदस्ती नहीं है, तो लोगों को लगेगा, लोगों को आप बताइए कि यह आपके लिए, इस देश के लिए किस तरीके से जरूरी है। और यदि आपकी अभिव्यक्ति इस तरीके से होती है कि सामने वाले लोग उसको स्वीकार करने में सहज महसूस करते हैं तो लोग बहुत जल्दी ही इसे स्वीकार कर लेंगे। समाज में परिवर्तन बहुत तीव्र गति से आएगा। क्लियर है? तो इसमें भी सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? संवेगात्मक बुद्धि की होती है। देश के विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न समुदायों को मंत्री परिषद के समुचित प्रतिनिधित्व देना ताकि किसी भी समूह में अलगाव की भावना ना आए। ये बहुत बड़ी भावना है अलगाव की, जो हमारे देश को तोड़ने का काम करती है। इसकी भावना को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? यदि शासन में इमोशनल इंटेलिजेंसी का भाव समाहित कर दिया जाए तो जो मंत्री हैं, जो हर राज्य से आते हैं, उनके लिए यदि हम समान महत्व दे देंगे तो किसी भी राज्य को ये नहीं लगेगा कि हमारा प्रतिनिधित्व भारत की राजनीति में कम है और इस राज्य का प्रतिनिधित्व अधिक है। अर्थात इससे कोई भी राज्य अपने आप को भारत से अलगाव महसूस नहीं करेगा, अलगाव की भावना उसके अंदर जन्म नहीं लेगी। सेना और सैनिकों के संबंध में हतोत्साहित करने वाले कथनों की बजाय आप उत्साहित करने वाले कथनों को बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब आपके अंदर संवेगात्मक बुद्धिमत्ता अधिक होगी, क्योंकि आप समझोगे कि जो सेना है, जो सैनिक हैं, वही आपकी देश की वास्तविक रक्षा करते हैं, वह आपका मेरुदंड है रक्षा के। यदि वह नहीं होंगे तो दूसरे देश आप पर अटैक बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा? समय समय पर उनको उत्साहित करना होगा, इस तरीके की वाणी बोलनी होगी ताकि लोगों का विश्वास सेना पर बढ़े और सेना का विश्वास मंत्रियों पर रहे और उनको लगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व के सभी प्रतीकों या संस्थाओं के प्रति अनुकूल भावनाएं बनाए रखने तथा जनता को भी इसके लिए प्रेरित करने में। जब आपके अंदर भावनात्मक अभिवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान रखना, भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी का महत्व सबसे ज़्यादा किस में पाया जाना चाहिए? राजनीति में। क्योंकि जब तक राजनेता की अभिव्यक्ति इस तरीके से ना हो कि सामने वाला व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाए, तब तक व्यक्ति उसकी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, उसकी बातों का अनुपालन नहीं करेंगे। और राजनेता का काम क्या होता है? नीति बनाने का होता है। राजनेता जब नीति बनाता है, उसे लागू प्रशासक करता है और उसे मानते कौन है? लोग। लोग कब मानेंगे? जब नेता की अभिव्यक्ति बहुत गजब हो। और गजब कब होगी? जब उसके अंतर्गत इमोशनल इंटेलिजेंसी या भावनात्मक बुद्धि की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। किसी आपदा के समय जनता के साथ खड़ा होना अभिव्यक्ति के तरीके में महत्वपूर्ण है। समूहों के अनुसार वेशभूषा पहनना, उनकी भाषा का प्रयोग करना इत्यादि ये शामिल होते हैं। देखिए,
इमोशनल इंटेलिजेंसी के आधार पर ही आप सीख सकते हैं कि आपको दूसरे लोगों में कैसे घुलना मिलना है ना। जब कभी आपदा होती है और यदि आप मंत्री हैं और वहां पर चले जाते हैं और भावनाओं के स्तर पर यदि उनको लगता है कि नहीं ये नेता सिर्फ हमारे लिए है, हमारे विषय में ही सोचता है, तो आपकी राजनीति उतनी ही मजबूती से खड़ी रहेगी। यदि आप किसी समुदाय से कोई बात मनवाना चाहते हैं, किसी समुदाय तक अपनी बातों को, अपनी भाषण को पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनकी वेशभूषा को, उनके रीति रिवाज को समझना होगा, उनको अपनाना होगा। यदि आप उनको स्वीकारते हैं, वेशभूषा को धारण करते हैं, तो सामने वाले लोगों में अपनत्व की भावना जन्म लेगी और अपनत्व की भावना से लोग आपकी बातों को भी स्वीकार करेंगे। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा क्या? प्रशासन के क्षेत्र में और शासन के क्षेत्र में बुद्धिलब्धि की उपयोगिता, इमोशनल इंटेलिजेंसी की उपयोगिता। चलिए अब हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता एवं महत्व सामाजिक जीवन में कैसे होता है। ठीक है, लोगों पर क्या महत्व होता है। तो गोलमेल इसको अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो संवेगात्मक बुद्धि होती है वह सफलता को सुनिश्चित करने में बड़ा ही महत्व योगदान देती है, बहुत ही अधिक योगदान देती है। कैसे? उन्होंने बोला है कि यदि कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसमें 80% जो योगदान है वो इमोशनल इंटेलिजेंसी का ही होता है और मात्र 20% योगदान बुद्धिलब्धि का होता है। अर्थात संवेगात्मक बुद्धि से व्यक्ति दूसरे तक अपनी भावनाओं को पहुंचा सकता है, दूसरे का सहयोग प्राप्त कर सकता है, अपना सहयोग दूसरे को प्रदान करा सकता है, एक अंतर संबंध बना सकता है और एक समाज, एक राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और इससे उसकी सफलता बहुत तीव्रता से निर्धारित होगी। बुद्धि से क्या होता है? सिर्फ उचित और अनुचित में आप निर्णय ले सकते हैं, तर्कों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा आप लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सकते। और कोई भी व्यक्ति जब तक सफल नहीं होता जब तक कि उसे किसी अन्य का सहयोग प्राप्त ना हो। इच्छित सफलता की प्राप्ति में भी, क्योंकि जब आप इच्छित सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपके सामने बहुत सारे अवरोध आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का निर्धारण या निराकरण कौन करता है? निर्धारण नहीं, उनका निराकरण या उनसे बचाने का काम संवेगात्मक बुद्धि ही करती है। इसमें भावनात्मक क्षमताओं में वृद्धि होती है, मतलब वांछित रूप से संवेगात्मक बुद्धि को ही विकसित कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? भावनात्मक बुद्धि को। भावनात्मक बुद्धि की जब वृद्धि होगी तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएंगे, दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे और उसके आधार पर व्यवहार कर पाएंगे। जीवन को सफल बनाने में अर्थात EQ हम सभी के सामने एक आदर्श रखती है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को समर्थ, सुखमय, तनाव रहित और शांति प्रिय बना सकते हैं, क्योंकि वह सभी ऑप्शन आपको उपलब्ध कराती है, वह सभी तथ्य आपको उपलब्ध कराती है, वह सभी नियम आपको उपलब्ध कराती है जिसके आधार पर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, उन भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं और समाज में बहुत मधुर संबंध बना सकते हैं। और यदि आप समाज में मधुर संबंध बनाएंगे तो आप अपने जीवन में सफलता को बहुत शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे। वर्तमान प्रतिस्पर्धी एवं कामकाजी दुनिया में सफलता प्राप्त करने में भी EQ क्या करता है? महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। साथ ही साथ जीवन में अगर कोई बात कहीं भी किसी भी सफलता में अधिक से अधिक सहायक हो सकती है तो वह कौन सी है? दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की होती है। जब आपके संबंध दूसरों के साथ बहुत अच्छे होते हैं तो लोग आपकी सफलता प्राप्त करने में आपकी सहायता करते हैं, आपके सामने जो भी कठिन परिस्थितियां आती हैं उनसे निजात दिलाने में आपकी सहायता करते हैं। और यह सब कैसे होता है? इमोशनल इंटेलिजेंसी से ही होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सीखने के तरीके क्या हैं। इसकी विशेषता तो हमने बहुत देख ली कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता की उपयोगिता या महत्व है क्या क्या, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, आखिर इसमें क्या क्या होना चाहिए ताकि व्यक्ति को माना जाए कि इसमें भावनात्मक बुद्धि है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि वास्तव में इसे सीखा कैसे जाता है। तो सीखने के लिए डेनियल जो गोलमैन है इन्होंने दो तरीके बताए थे, एक संज्ञानात्मक तरीका बताया था और एक भावनात्मक तरीका बताया था। संज्ञानात्मक तरीके में बोलते हैं ये तो सरल होता है, सीधे सीधे आवश्यक तथ्यों और जो प्रक्रिया होती हैं उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। लेकिन भावनात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या होता है, वो बोलते हैं कि भावनात्मक अधिगम थोड़ा सा कठिन होता है। इसमें आपको स्वयं की भावनाओं को समझना होता है, सामने वाले की भावनाओं को समझना होता है और सामने वाले की भावनाओं को समझकर अपनी अभिव्यक्ति इस प्रकार से प्रेषित करनी होती है कि सामने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार कर सके, या उसकी स्थिति परिस्थिति को समझते हुए आज जब अभिव्यक्ति करते हैं तो उसे लगता है कि नहीं, यह व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हुआ है और वह आपको समर्थन प्रदान करता है। प्रत्येक समाज में जो भी चारित्रिक शिक्षा दी जाती है
वो भी जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है, जो संवेगात्मक बुद्धि है, उसको बढ़ाने में महती भूमिका निभाती है। लेकिन जब कभी कुछ लोगों में फिर भी बुद्धि लब्धि में कुछ कमी रह जाती है, मान लीजिए उनमें बुद्धि लब्धि जो संज्ञानात्मक या भावात्मक बुद्धि लब्धि है उसकी यदि कमी रह जाती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो वह है सबसे पहले आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया में अपनी कमियों को खुलकर स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं को जानना। जब वह अपना आत्म मूल्यांकन करेंगे, उनको पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, तो उन कमियों को खुलकर स्वीकार करें और समय समय पर उनका निराकरण करें, उनको हल करने, उनको कम करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मसम्मान की भावनाओं को मरने नहीं देना चाहिए, अर्थात अपने आत्मसम्मान की भावनाओं को बनाए रखें तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे रहना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हौसला बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात इसमें आप या तो दूसरों से प्रेरित हों या आत्म प्रेरित हों, लेकिन आपको अपने लक्ष्य तक प्राप्ति के लिए निरंतर लगे रहना चाहिए। जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, आपको मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में कोरी भावुकता को दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए, है ना। जो भावनाएं होती हैं वो वास्तविक होना चाहिए, कोरी भावुकता नहीं आनी चाहिए, है ना। बनावटी भावुकता नहीं होनी चाहिए। यदि बनावटी भावुकता होती है तो आप अपने चरित्र में भावनात्मक जो अभिवृत्ति होती, भावनात्मक जो बुद्धि होती है, उसका विकास नहीं कर पाएंगे। तनाव की स्थिति में इसे कैसे सीखा जा सकता है? तो बहुत सारे हैं। तनाव की स्थिति में ऐसी तकनीक है जिससे सघन तनाव की स्थिति में तत्काल राहत मिल सके। जैसे तेज गुस्सा आता है तो कोई शांत संगीत सुनना चाहिए या प्रिय व्यक्ति से फोन पर बात करनी चाहिए। जब कभी आपको तनाव होता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? उससे निजात दिलाने के लिए छोटे छोटे ऐसे उपाय ढूंढने चाहिए ताकि आप तनाव मुक्त हो जाएं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जो आपको गाना पसंद है, जो आपको फिल्म पसंद है, आप वो देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, या जिस व्यक्ति से बात करने पर आपको आनंद की अनुभूति होती है, आप उससे बात कर सकते हैं। जब आप ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? तनाव मुक्त हो जाएंगे, अर्थात आप इमोशनल इंटेलिजेंसी का गुण धीरे धीरे सीखने लगेंगे। विवाद की स्थिति में क्या करना चाहिए? जब कभी विवाद होता है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो सीधी बात, जब कभी भी विवाद हो तो वर्तमान वाद विवाद तक ही सीमित रहना चाहिए। अक्सर कर लोगों के साथ क्या समस्या होती है कि लोग एक दूसरे की जो बातें होती हैं दिल पर ले लेते हैं। उस समय तो प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन उन्हें इकट्ठा करके रखते जाते हैं। बोलते हैं ठीक है बेटा, कभी मौका मिलेगा तब बताऊंगा। और जब कभी झगड़ा होता है तो वह अपने भूतकाल की जो कि 10 साल पुरानी बातें होती हैं उनको उखेड़ने लगते हैं, उन्हें सामने लाने लगते हैं कि उस समय तुमने ये कहा था, उस समय तुमने ये कहा था। तो उससे क्या होता है? वाद विवाद और बढ़ने लगता है और उसकी जो प्रकृति होती है वो नकारात्मक तौर पर और तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? वाद विवाद की स्थिति में यदि आपको बचना है, आपको अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी का विकास करना है, तो आपके लिए वर्तमान वाद विवाद तक ही सीमित रहना चाहिए। आपको जो अतीत की बातें हैं उन्हें वर्तमान में नहीं लाना चाहिए। अपने तर्कों का चयन बेहद सावधानी से करना चाहिए। ऐसे तर्कों से बचना चाहिए जो समस्या और गंभीर बना दे, समस्या को और गंभीर बना दे। क्लियर है? तो जो तर्क हैं, जो वाद विवाद हैं, वो ऐसे होना चाहिए जो कि समस्या को गंभीर ना बना के उसका सॉल्यूशन उपलब्ध कराएं, उसका समाधान आपके सामने उपस्थित करें। कोशिश करना चाहिए कि समस्या को दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देख सकें। अर्थात कोई समस्या है तो उसको सिर्फ आप अपने दृष्टिकोण से मत देखिए, क्योंकि आप जब देखेंगे तो उसका सिर्फ एक पहलू दिखाई देगा, लेकिन जब आप दूसरे व्यक्ति के पहलू से उसे देखेंगे तो आपको उस समस्या का दूसरा पहलू भी दिखाई देगा। अर्थात आपको कोशिश करना चाहिए कि जो समस्या है उसे हम दूसरे के दृष्टिकोण से भी देखने का प्रयास करें। ऐसे समाधान सुझाना जो दोनों पक्षों के लिए संभव हो, है ना। यदि आपको समस्या का समाधान कराना है, विवाद का सुलझाना है तो आपको क्या करना होगा? ऐसे विकल्प उपस्थित कराने होंगे जो कि दोनों पक्ष क्या करें? स्वीकार कर सकें। अपनी अभिव्यक्ति में हंसी मजाक का प्रयोग करने की आदत डालना ताकि तनाव पैदा ना हो सके। अर्थात हमें सबके साथ हंसना चाहिए, सबके ऊपर नहीं हंसना चाहिए। ये बहुत बड़ी युक्ति है, ये समझने का प्रयास करना। सबके साथ हंसना, सबके ऊपर नहीं हंसना। मतलब जब भी आप काम करते हैं, जब भी
कोई भी क्रियाकलाप करते हैं तो उसमें हंसी मजाक को समाहित कर लीजिए। जब कभी हंसी मजाक समाहित होता है तो आपका तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है, और तनाव कम होने से आप क्या करते, काम को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एनर्जी के साथ कर पाते हैं, और अपना जो लक्ष्य है जो बहुत लंबा है उसे प्राप्त करने में आपको समय नहीं लगता, और समय लगता भी है तो बोरियत नहीं होती, धैर्य बना रहता है। सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए, हंसकर घुल मिलकर काम करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। क्लियर है? तो इन आधार पर हम क्या सीख सकते हैं, हम संवेगात्मक बुद्धि को किस तरीके से प्राप्त करें, किस तरीके से अपनी जिंदगी में समाहित करें, इन सभी को सीख सकते हैं। इसके साथ ही जो अभी संवेगात्मक बुद्धि वाला टॉपिक था, भावनात्मक बुद्धि वाला टॉपिक था, वो समाप्त होता है। हमने इस यूनिट के अंतर्गत 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता वाला टॉपिक है, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।